अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज हम उसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 8 में जो मेनली चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है एक एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो एक्सपेरिमेंट है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। स्टूडेंट देखें, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज मौजूद है। तो ये चार्ज जो है सबसे पहले रॉबर्ट मिलीकॉन ने मेजर किया था, और जो टेक्निक जो एक्सपेरिमेंट उसने यूज़ किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए, आज वही एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच एग्जिस्ट करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैसेस के बीच एग्जिस्ट करती है, आज हम उनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। So students, in 1909, Robert Millikan devised a technique which is used to measure the charge on an electron। ठीक है, तो स्टूडेंट एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बनाई मिलीकॉन ने, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब भी कोई डिवाइस बनाई जाती है, हमेशा उसका एक प्रिंसिपल होता है। तो स्टूडेंट्स, जो रॉबर्ट मिलीकॉन का एक्सपेरिमेंट है, इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। सो क्या है प्रिंसिपल? सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट between two plates by adjustment of electric field in such a way that electric force becomes equals to gravitational force। स्टूडेंट्स, अभी हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन प्रिंसिपल का मतलब आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। देखें, अगर आप हवा में ऑयल स्प्रे करते हैं तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे, नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम नीचे गिरते हुए ऑयल ड्रॉपलेट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें या एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दें, और इस तरह से अप्लाई करें कि वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ है, दोनों क्या हो जाएं, बराबर। तो जब ये दोनों फोर्सेस सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाएगा एयर में, रुक जाएगा। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है इस एक्सपेरिमेंट का। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है सिंपल सी उस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की। सो वन बाय वन हम चीज़ों को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले एन ऑब्जर्वेशन चैम्बर सी। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन चैम्बर है, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जिसके अंदर ये सारा ऑपरेटर्स मौजूद है, जिसकी मदद से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो जो कुछ हो रहा है वो इसी चैम्बर के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन चैम्बर है, दैट इज सी। विंडो W1 फॉर लाइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक विंडो नज़र आ रही है W1, जिसके बाद यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है S। सो यहाँ से जो लाइट है वो हम इस चैम्बर के अंदर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। विंडो W2 फॉर एक्सरेज। इसी विंडो W1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे एक विंडो है W2। इसके बाहर यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स मौजूद है। सो अगर हम चाहें तो हम एक्स रेज को अपने ऑब्जर्वेशन चैम्बर के अंदर थ्रो कर सकते हैं थ्रू दिस विंडो, जिसका नाम है W2। फिर स्टूडेंट्स, टू पैरेलल प्लेट्स P एंड P प्राइम प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर। दो मेटल की प्लेट्स जो एक दूसरे के सामने पड़ी हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको एक प्लेट नज़र आ रही है, ठीक है, इसका नाम है कैपिटल P, और इसी तरह की एक प्लेट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है नीचे, ये जो प्लेट है इसको लिखा है P प्राइम के साथ। द अपर प्लेट P हैज़ अ स्मॉल होल H। ये जो अपर प्लेट है P, यहाँ पे जो कैपिटल H लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली एक होल है,
ठीक है। सो लोअर प्लेट पी प्राइम के अंदर ऐसा होल मौजूद नहीं है, यहाँ पे ये होल मौजूद है। सो अगर हम कोई चीज़ इन दो प्लेट्स के बीच लाना चाहेंगे तो वो इस होल के थ्रू इन दो प्लेट्स के बीच आ सकती है। द एटोमाइज़र यूज फॉर स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉपलेट्स इनटू द चैम्बर। हमें एक एटोमाइज़र चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से हम जिसके अंदर ऑयल होगा और उसको हम क्या कर सकेंगे, स्प्रे कर सकेंगे। घरों में भी हम यूज़ करते हैं वाटर को स्प्रे करने के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ का स्प्रे करने के लिए हम एटोमाइज़र यूज़ करते हैं। तो इसी तरह का एक एटोमाइज़र इस एक्सपेरिमेंट के अंदर है जिसकी मदद से हम ऑयल को स्प्रे करेंगे। अ लाइट सोर्स एस टू मेक द ड्रॉपलेट विजिबल। अब स्टूडेंट जब आप एटोमाइज़र की मदद से यहाँ पे ऑयल जो है उसको स्प्रे करेंगे, अब वो ऑयल ड्रॉपलेट्स इस चैम्बर के अंदर हैं। सो उन ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हम यहाँ पे जो लाइट फेंक रहे हैं उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए, दैट इज एस। अ डीसी सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। फिर ये जो पी और पी प्राइम वाली हमारी दो प्लेट्स हैं, इनको हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे, डीसी बैटरी के साथ, ठीक है। सो जो प्लेट पी है दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दैट बैटरी, और पी प्राइम जो प्लेट है दैट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दैट बैटरी। अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ मोशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। और यहाँ सामने बैठ के ये जो आपको डॉटेड एक सर्कल नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली ये डॉटेड सर्कल जो है ये वो जगह है जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हैं। सो ऑयल ड्रॉपलेट्स जब इस चैम्बर के अंदर गिरेंगे तो उनकी जो मोशन है वो हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंस्ट्रक्शन थी बुनियादी जो मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। अब हम इसकी वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्किंग के लिए सबसे पहले वही सेम डायग्राम हमने यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक एक्सपेरिमेंट है ना, सो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म एक्चुअली करते हैं, तो कैसे परफॉर्म करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो वर्किंग क्या है, द टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर थ्रू स्मॉल नोजल ऑफ एटोमाइजर। ये जो एटोमाइजर है इसकी ये जो लंबी सी आपको नोजल नज़र आ रही है ये मेटल की बनी होती है। तो हम इसकी मदद से क्या करते हैं, ऑयल को स्प्रे करते हैं इस चैम्बर के अंदर। तो इस नोजल के एंड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बहुत बारीक बारीक होल्स हैं जहाँ से बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो निकलेंगे, ठीक है, और इस चैम्बर में इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना शुरू कर देंगे। तो ये नीचे क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। The oil droplets get negatively charged due to friction between the walls of atomizer and oil droplets। तो ये जो ऑयल है जब ये इस एटोमाइज़र की इस यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, इस नोज़ल के अंदर से जब वो ट्रैवल करके आएगा, तो क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है तो मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को साथ ले आएंगे। तो इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही चार्ज होगा। अगर किसी ऑयल ड्रॉपलेट का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे अलहदा हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट जो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आप अज्यूम करें कि यहाँ पे जो कुछ ड्रॉपलेट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कुछ ड्रॉपलेट्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इन जनरल जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज आ चुका है। अब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, या तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसी तरह से नीचे गिर रहे हैं मुसलसल। जिस फोर्स की वजह से नीचे गिर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। Some of these droplets pass through the hole H in the upper plate। अब जब ये सारे आए ड्रॉपलेट्स ऐसे नीचे आएंगे, आगे मौजूद है प्लेट, तो जो बिल्कुल इस होल के सामने आएंगे वो तो इन दो प्लेट्स के बीच में आ जाएंगे, ठीक है, और जो ड्रॉपलेट साइडों पे आएंगे वो जाहिर बात इस प्लेट के ऊपर ही रह जाएंगे, और हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो इन प्लेट्स के बीच ले रहे हैं। तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो इस होल से नीचे आ जाएंगे वो अब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। The potential difference is applied between the plates to produce electric field। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अपर प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट के ऊपर नेगेटिव। तो जब दो आमने सामने प्लेट्स मौजूद हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो इनके बीच एक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। The electric field between plates PP prime is adjusted in such a way that the electric force becomes equal to the gravitational force mg on the droplet। So students ये next point बहुत ज़्यादा important है। अब जो droplets इन प्लेट्स के बीच में आ जाएंगे उनमें से एक ड्रॉपलेट जो है उसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे।
अब मान लें इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और वो मुसलसल नीचे गिर रहा है। और क्यों नीचे गिर रहा है, क्योंकि उसका जो वेट है mg वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस बात को हम समझते हैं, एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप अज्यूम करें कि ये हमारी प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसका नाम है P। इससे कुछ दूरी के ऊपर दूसरी हमारी प्लेट है, लोअर प्लेट, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो नाम है दैट इज P प्राइम। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू स्मॉल d। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं एक ऑयल ड्रॉपलेट, और इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये ड्रॉपलेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, और इसके गिरने की वजह क्या है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है वेट की, जिसकी वैल्यू होती है मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स ये ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जैसे ही आप इन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नीचे आने वाले ड्रॉपलेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच कौन सी फोर्स होगी, रिपल्शन की फोर्स, ठीक है। अब वो जो रिपल्शन की फोर्स है, ठीक है, और फिर बैक साइड पे जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लिहाजा इस चार्ज के ऊपर अपर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स। और इसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई। क्यू क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और ई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब फिर जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपर डायरेक्शन में, ये इस फोर्स के इक्वल हो जाए एम जी के जो कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यही इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल है। तो फाइनली अगर ये फोर्सेज इक्वल हो जाती हैं, तो ये जो ड्रॉपलेट है ये यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा, रुक जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये ड्रॉपलेट जो है ये मूव नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे ये रेस्ट की पोजीशन है। तो जब ये रुक जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है, एयर के अंदर ये सस्पेंड हो गया, रुक गया, तो उस वक्त जो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है और जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ ई की वैल्यू क्यू टाइम्स ई, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स उसकी वैल्यू एम जी। तो हमारा मकसद यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चार्ज की कैलकुलेशन हमने करनी है, लेकिन यहाँ पे मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है, ये रिलेशन आपको याद होगी, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। सो राइट हैंड साइड पे डेल्टा वी डिफरेंस इन पोटेंशियल है। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल है कैपिटल वी, और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है जीरो। तो डेल्टा वी क्या हो गया, कैपिटल वी फाइनल, माइनस जीरो क्या हो गया, इनिशियल। तो डेल्टा वी के इक्वल है, तो हमने डेल्टा वी की जगह पे वी पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई डेल्टा आर था फार्मूला के अंदर। तो डेल्टा आर का मतलब होता है बहुत छोटी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो छोटी वैल्यू नहीं है, खासी बड़ी वैल्यू, दैट इज स्मॉल डी। उसको हमने क्या पुट कर दिया, स्मॉल डी। अब जो नेगेटिव साइन है एक्चुअली स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे हम इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, तो v डिवाइडेड बाई डी। तो इन दो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होगी v, पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया हुआ बैटरी की मदद से, यहाँ पे v डिवाइडेड बाई डी, और डी क्या चीज़ है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब ये v बाई डी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं एक जगह पे, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, क्यू वी डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू एम जी। अब हमने तो क्यू निकालना है, तो क्यू किस चीज़ की इक्वल आ गया, एम जी। ये डी मल्टीप्लाई हो गया और वी जाके डिवाइड हो गया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस रिलेशन की मदद से हमने मालूम करना है चार्ज। तो देखो, चार्ज मालूम करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए मैस। मैस किस चीज़ का, ड्रॉपलेट का। तो ये ड्रॉपलेट का मैस जो है इसको मेजर करना कोई आसान काम तो नहीं, एक छोटा सा ड्रॉपलेट है और उसको भी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका मैस हमें चाहिए। फिर आपको चाहिए जी, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर है डी, सेपरेशन, तो ये दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट खुद से बनाते हैं, तो इन दो प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन इसको मेजर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आप उसको एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। डिनोमिनेटर में वी, वी वो पोटेंशियल है जो आपने दो प्लेट्स की अक्रॉस अप्लाई किया है, मतलब जो बैटरी आप यूज़ करें, डीसी बैटरी। तो डीसी बैटरी हम खुद से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वी कैलकुलेट करना भी कोई मसला नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो चार्ज हमने मालूम करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैस ऑफ ड्रॉपलेट अगर हमें पता चल जाए, तो बाकी ये सारी चीज़ें हमें पता है, जी कांस्टेंट, डी और वी एक्सपेरिमेंट से हम मालूम करके क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम कोशिश करेंगे क्यू कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले मैस कैलकुलेट करेंगे उस ऑयल ड्रॉपलेट के लिए जो हमने यहाँ पे सस्पेंड कर रखा है बिटवीन टू प्लेट्स। सो मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैसे कैलकुलेट होगा। सो टू फाइंड द मैस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ।
सो स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आपको याद होगा हमने दो प्लेट्स के अक्रॉस एक बैटरी लगाई थी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स उस ड्रॉपलेट को अपर डायरेक्शन में खींच रही थी। अब आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी है, स्विच ऑफ बंद कर दिए, तो अब उसके ऊपर सिर्फ कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से वो किधर गिरेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। So the droplet starts to fall under the action of gravity through the air. अब वो ड्रॉपलेट एयर में, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच एयर में नीचे गिर रहा है एंड गेन द टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, एफएससी 1 में चैप्टर नंबर 6 था फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि जब भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है जिसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग, और ये हमेशा जो डाउनवर्ड फोर्स होती है ग्रेविटेशनल उसके अपोजिट एक्ट करती है, जिसकी वजह से जब ये दोनों फोर्सेस एक साथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं तो वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा था एयर के अंदर, तो एयर क्या चीज़ है, एक फ्लूइड है, तो उसके अंदर फिर जो स्पीड होगी उस ड्रॉपलेट के नीचे गिरते हुए उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। At this stage, the weight of the droplet must be equals to the drag force. तो जब drag force एक्ट कर रही होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स और वो बड़ी स्लो टर्मिनल स्पीड के साथ ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा होता है तो उस वक्त वेट की फोर्स और वो टर्मिनल फोर्स सॉरी वो जो ड्रैग फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम दोबारा से एक्सपेरिमेंटल जो डायग्राम है उसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे प्लेट पी और यहाँ पे प्लेट है पी प्राइम। अब हमने स्विच ऑफ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैंने प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं बनाया और इनके दरमियान सेपरेशन है स्मॉल डी। अब ये ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करी है सिर्फ और सिर्फ वेट की, लेकिन एयर के अंदर जब ये नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी जो कि ड्रैग फोर्स है। और स्टोक्स थ्योरम जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। इसमें जो ईटा है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, आर रेडियस होता है उस ऑब्जेक्ट पर, वी टी क्या चीज़ है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब स्टूडेंट्स, जब ये फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लो स्पीड के साथ टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो उस वक्त जो वेट की फोर्स है वो किस चीज़ के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। अब वेट है एम जी और ड्रैग फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी टी। हमें देखें मैथ्स चाहिए ना, तो हम मैथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैथ्स कैलकुलेट करेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो प्रीवियस अगर आप स्लाइड के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे जो हमारे पास मेन चीज़ थी वो क्या थी कि हमें चार्ज कैलकुलेट करना था, और चार्ज की कैलकुलेशन के लिए हमने जो फार्मूला बनाया उस फार्मूले के अंदर मैस अननोन था, तो मैस हम इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब एक मसला है, मसला ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस रिलेशन नंबर 2 से मैस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको जो चीज़ें चाहिए वो 6 पाई कांस्टेंट, ईटा ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसको मेजर करना कोई मसला नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है, कांस्टेंट है। आर क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। अब देखो ड्रॉपलेट तो बहुत छोटा है, उसके रेडियस का मसला है कि हमारे पास उसके रेडियस की वैल्यू नहीं है। फिर टर्मिनल वेलोसिटी और डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ है, जी, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर मैथ मालूम करना है तो हमें आर पता होना चाहिए ड्रॉपलेट के लिए और उसकी टर्मिनल स्पीड पता होनी चाहिए। अब ये दो अननोन चीज़ें, ठीक है, टर्मिनल स्पीड और रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। सबसे पहले टर्मिनल स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो टर्मिनल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम एक आसान सा काम करते हैं स्टूडेंट्स। टर्मिनल स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड by noting the time t which the droplet takes to fall through a known distance d। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक स्टॉप वॉच लें और इस ड्रॉपलेट को किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक नीचे गिरने दें, जब वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक नीचे गिरे, इस दौरान हम क्या करें, स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट कर लें कि कितनी देर में वो नीचे गिरा है, और हमें ये डिस्प्लेसमेंट पता हो जो उसने कवर किया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम की मदद से उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल सा इसको समझा देता हूँ। देखें, ये ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे गिरा, तो जब ये नीचे गिरा है तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो हमें पता है प्लेट्स के बीच, और टाइम स्टॉप वॉच की मदद से मालूम कर लें तो फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे S इक्वल्स टू वी टी। तो वहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी S बाई टी। एस होता है डिस्टेंस कवर्ड और टी क्या चीज़ है, टाइम। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया दैट इज़ डी बिटवीन प्लेट्स, और टी कौन सी चीज़ है, जो स्टॉप वॉच से हम टाइम नोट करते हैं, ठीक है।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन की मदद से ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने मास मालूम करना था तो हमारे पास दो इश्यूज थे, एक टर्मिनल वेलोसिटी और एक रेडियस। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है, डिस्टेंस मूव करवाया उस ड्रॉपलेट को और टाइम नोट किया तो यहाँ से हमें मिल गई वेलोसिटी। अब दूसरा मसला था रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। If rho is density of droplet, then its volume can be expressed as, देखो rho क्या चीज़ है, डेंसिटी। डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर आप ड्रॉपलेट का वॉल्यूम देखें तो स्फेरिकल होता है ड्रॉपलेट, तो सफ़ीर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या चीज़ होती है, सफ़ीर का रेडियस। तो अब डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो मास डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर लें तो ये जो वॉल्यूम है ये डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स डेंसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 थी जिसके अंदर मास मौजूद था, और अब एक इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 है जिसके अंदर मास मौजूद है। तो इन दोनों इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड थी 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी, और इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड है 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स रो, ठीक है, डेंसिटी। अब यहाँ से हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, तो देखो इस साइड पे रेडियस की एक पावर है, इस साइड पे रेडियस पावर 3 है, तो यहाँ से एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँ तो ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 4, 2 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 9 ईटा वी टी, पाई और पाई तो दोनों साइडों पे कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाई ये रो इधर आके डिवाइड हो गया, तो 4 हुआ ना, तो वो 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो दिस इज 2 रो जी। तो आपका आर स्क्वायर आ गया 9 ईटा वी टी 2 रो जी। आर कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस इज 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई 2 रो जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट ज़रा स्टार्ट से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, और उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, एम जी डी डिवाइडेड बाई वी। तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि भाई बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, सिर्फ मैथ मालूम करना था। तो मैथ मालूम करने के लिए हमने एक रिलेशन बनाई, एम इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी टी बाई जी, जिसको इक्वेशन नंबर 2 कहा था। तो इसमें मसला क्या था कि हमें रेडियस नहीं पता था और टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, ड्रॉपलेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया डी और जितने टाइम में ट्रैवल किया टी, ये दोनों मालूम किए तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी पता चल गई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर इसके बाद हमने मसला था रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, तो रेडियस के लिए हमने कैलकुलेशन की, तो रेडियस हमारे पास आ गया 9 ईटा वी टी बाई 2 रो जी स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स हम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम उस ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड करते हैं। जब वो ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाता है तो उस वक्त इक्वेशन नंबर 1 ट्रू है, सो मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस ऑयल ड्रॉपलेट को फ्री करते हैं, नीचे गिरने देते हैं, और जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जितने टाइम में ट्रैवल करता है वो मालूम करते हैं, और उससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर स्टूडेंट्स वेलोसिटी की कैलकुलेशन के बाद हम ये वाली रिलेशन यूज़ करते हैं 9 ईटा वी टी बाई 2 रो जी स्क्वायर रूट। तो इसमें 9 ईटा ईटा विस्कोसिटी है कांस्टेंट, वी टी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू पुट कर लेंगे 2 रो जी। डेंसिटी भी ऑयल की हर जो आप ऑयल यूज़ करें उसकी कांस्टेंट होती है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है तो यहाँ से आर आ जाएगा। अब आर और वी टी की वैल्यू आप इस इक्वेशन टू के अंदर पुट करते हैं तो मैस आ जाता है। ये वैल्यू मैस की आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाती है, क्यू, चार्ज आ जाता है। अब रॉबर्ट मिलीकॉन ने जब ये चार्ज मेजर किया, ठीक है, मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स के ऊपर, पहले एक ड्रॉपलेट को सिलेक्ट किया, उस पर मालूम किया, फिर दूसरे, तो वो हैरान हुआ कि जब भी वो चार्ज मेजर करता है तो वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या है कि देखो एक ड्रॉपलेट पे में भी उसने मेजर किया तो वैल्यू आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और के ऊपर मेजर किया तो जो अगर या तो सेम वैल्यू आई, अगर डिफरेंट आई तो कैसे 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे डबल, या इससे 3 टाइम्स, ठीक है, मतलब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि जिस ड्रॉपलेट के ऊपर अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज है, तो इतनी वैल्यू। अगर किसी और ड्रॉपलेट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है,
तो 2 टाइम्स दिस वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली उसने कंक्लूजन ये दी कि ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, 1.6 10 पर -19 कूलम जो चार्ज किसी आई ड्रॉपलेट पे एग्जिस्ट कर सकता है, लिहाजा ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आज हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं ये रॉबर्ट मिलीकॉन ने इसी एक्सपेरिमेंट से मेजर की थी और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिलीकॉन्स आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जब भी आप दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं, सिमिलर हैं उन दो चीज़ों के अंदर, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे, डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें, सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम मालूम करते हैं कूलम्स लॉ से। फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू के कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मेजर करते हैं और उसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब देखो ये तो दोनों फार्मूले डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं, सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट है के, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू जो है खासी बड़ी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो 9 इंटू 10⁻9। इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल लॉ है इसमें जो कांस्टेंट है जी, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू दिस कांस्टेंट। और वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट की वैल्यूज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब इस डिफरेंस से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फोर्स है कूलम फोर्स, इट इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स। ये बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि देखो ये कांस्टेंट बहुत बड़ा है और इसके मुकाबले में ये कांस्टेंट बहुत छोटा है, सो इट इज़ अ वीकर फोर्स। फिर इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहाँ पे Q1 Q2 है ना, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2। जबकि इसके मुकाबले में यहाँ पे M1 M2 है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैस। अब कूलम फोर्स आपको याद होगा, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच रिपल्सिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्टिव। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। अब कूलम फोर्स दो चार्जेस के बीच है और ये चार्जेस कहाँ में मौजूद होते हैं, लाइक किसी एटम के अंदर। तो ये बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये जहाँ अप्लाई होती है वो बहुत छोटी रेंज है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, हमारी ज़मीन को सूरज के साथ बांध के रखती है, चांद को हमारी ज़मीन के साथ बांध के रखती है। सो इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इसकी रेंज बहुत बड़ी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो इस बात को शो करता है कि ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। जबकि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट कैन बी शील्डेड, मतलब कि इससे बचा जा सकता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स, आप उससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, जैसे कि अभी आप एक लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे आ रही थी जीरो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक मेटल का ऑब्जेक्ट है जिसकी बाहर वाली सरफेस पे चार्ज है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बच सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से बच सकते हैं, शील्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कभी नहीं बचा जा सकता, इसको कभी भी शील्ड नहीं किया जा सकता। ये सारी की सारी होगी डिसिमिलैरिटीज़। अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ के ऊपर के इनके बीच कॉमन क्या है। तो सबसे पहली चीज़, बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। देखिए कंजर्वेटिव, आप FSC1 के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव करते हैं कि ये कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कंजर्वेटिव होती हैं। फिर अगर आप फार्मूला में देखते हो तो एफ इज इन्वर्सली रिलेटेड विद आर स्क्वायर, एफ जी इज इन्वर्सली रिलेटेड विद आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो ये दोनों फोर्सेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं।
और फिर लास्ट सिमिलैरिटी है, बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। मतलब एक चार्ज है मेरे पास, उसके गिर्द आप 50 चार्ज रख दें तो वो सारे चार्ज उस अकेले चार्ज के ऊपर से एक पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो वो सारी फोर्सेस उस एक पॉइंट पे ऐड अप हो जाएंगी। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये दोनों फोर्सेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं।